नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जनरल नरवणे की किताब, उसके बाद अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका की तरफ से 18% टैरिफ किए जाने के बाद राहुल गांधी और संसद में जो कुछ भी चल रहा है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री दूसरे छोर पर जिस तरीके से निशाने के केंद्र में हैं, अब एक बार सवाल फिर उठाया जाना चाहिए कि आखिर में संसद यूं ही अखाड़ा बन करके चलता रहेगा? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने के नाम पर नियमों के विरुद्ध खड़े होकर के एक ही सवाल की रट लगाकर, जिसका कोई उल्लेख आधिकारिक और प्रासंगिक रूप से उचित ही नहीं, क्योंकि ये सत्र बजट का है, ऐसे में राहुल गांधी का एक तरीके से विपक्षी नेता के तौर पर सत्ता पक्ष के खिलाफ हल्ला बोल और नरेंद्र सरेंद्र के नारे को प्रभावी रूप से पूरे देश में पहुंचाने की कवायद आखिर किस बात की ओर संकेत कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी एलओपी हैं, अर्थात विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता के तौर पर जिस सत्र में जिस बात की चर्चा होनी चाहिए, जिस मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए, उस पे विपक्ष के नेता के तौर पर परंपरा जो रही है, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। विपक्ष के नेता के तौर पर वो ऐसी बात रखता है जिससे प्रधानमंत्री सहित सत्ता पक्ष के तमाम सांसद बगले झांकने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा तभी हो सकता है जब आप जो मुद्दा उठाते हैं उसके पीछे तथ्य होता है, प्रमाण होता है, और संसदीय परंपरा में इस तरह के प्रश्न उठाए जाने की एक परंपरा रही है। ये भी बता करके सत्ता पक्ष के किसी भी विरोध का या किसी भी दलील को कुंद किया जा सकता है, उसको धारहीन किया जा सकता है, और फिर अपनी बात रखते हुए पूरे सदन को चुप रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और साथ ही साथ देशवासियों के सामने वैकल्पिक तौर पर एक ऐसी सोच विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जिसमें सत्ता पक्ष की कमियां सार्थक रूप से नजर आए। सवाल यह है कि जो सत्ता पक्ष के विरोध में वैचारिक तौर पर हैं, वो राहुल की बात से अगर कन्विंस्ड हैं, लेकिन मास ऑफ द पीपल राहुल की बात से कन्विंस्ड नहीं है, तो फिर एलओपी के तौर पर उनकी भूमिका कहाँ धारदार हो रही है, ये सवाल मैं बार बार करता हूँ। बहरहाल ये सवाल करने का अब समय नहीं है, क्योंकि राहुल अब अपनी जिद और रट में कुछ इस तरीके से मशगूल हो चुके हैं कि उन्हें किसी परंपरा, किसी सोच और किसी भी सुझाव का न कोई ध्यान देने का मतलब है, न वो ध्यान देना चाहते हैं, न इस तरह के सुझावों को ध्यान देने योग्य वो मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं उसका जवाब मिलना चाहिए, जो वो चाह रहे हैं वैसा किया जाना चाहिए। ये सब ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि संसदीय परंपरा में वो 5 बार के सांसद तो जरूर हैं, और कहने को तो उनको युवा नेता कहा जाता है, लेकिन 55 साल की उम्र पूरा कर लेने के बाद अब वो युवा भी नहीं है, और एक अनुभवी सांसद के तौर पर तो उनको माना ही जा सकता है। हाँ, ये और बात है कि वो देश के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हालांकि 99 बार अपने पार्टी को चुनाव में हरवा चुके हैं, और अपने पार्टी को जब वो लीड कर रहे थे तो पार्टी में टूट फूट और समस्याओं का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो आज भी रुक नहीं रहा। ये और बात है कि इतनी बड़ी पार्टी में ये सब कुछ मैनेज हो जाता रहा। लेकिन नरेंद्र सरेंडर का नारा अगर वो लगा रहे हैं तो इसका उन्हें प्रमाण के तौर पर सिद्ध करना होगा। अपनी बात रट करके जिसमें वो प्रमाणों से सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं, और अपने समर्थकों के साथ सोशल मीडिया पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया या कुछ ऐसे लोग जो अंधभक्त हैं अपनी बात कह रहे हैं, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सवाल है कि सरेंडर तो तब होता जब किसी और की बात हम मानते, किसी और के सामने हम झुकते। अमेरिका का जहां तक मुद्दा है, वैसे नरेंद्र सरेंडर का नारा उन्होंने पहली बार 10 मई 2011 के बाद दिया, माफ़ करिएगा 2025 के बाद दिया,
और ये नरेंद्र सरेंडर का जो नारा उन्होंने दिया, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका के एक बार धमकी देने और एक फ़ोन कॉल पर पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर हुआ। उस सीज़ फायर में, हालांकि वो सीज़ फायर शब्द भी कहना गलत है, क्योंकि वो युद्ध नहीं था, वो एक देश में पल रहे आतंकियों और आतंकियों के अड्डों और उनके सप्लाई चेन को बर्बाद करना था, तबाह करना था। और इसके बारे में बाकायदा इसकी पहले ही सूचना दे दी गई थी, देश में बता दिया गया था, ये प्रमाणों के साथ उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और कार्रवाई को सिर्फ उसी तक सीमित रखना था जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जब अपने कई एयरबेसेस से भारत को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर मात्र 24 घंटे में पाकिस्तान की पूरी धार को ही कुंद कर दिया गया। इसका प्रमाण है। इसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने के बाद सारा मामला शांत हुआ और भारत सहमत हुआ कि वो पॉज स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर को देने जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी की रट आज भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ सुझाव दिया, ऐसी कुछ धमकी दी जिसके कारण प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। हालांकि देश की जनता उनके सामने उनकी बातों से कन्विंस नहीं है, और देश की जनता कन्विंस नहीं है जब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब है मास ऑफ द पीपल। विरोध और प्रतिद्वंदिता ये स्वाभाविक है। इस देश में 100% लोग थोड़ी सरकार से सहमत हो सकते हैं, लेकिन जो सहमत हैं, आप चाहे उन्हें अंधभक्त कहें, मोदी भक्त कहें, ऐसे पत्रकार जो सच को सच बोलना चाहें, गलत को गलत, उनको चाहे आप गोदी मीडिया से जुड़े कहें, लेकिन सवाल तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ पूरी दुनिया के युद्ध विशेषज्ञ कर रहे हैं, और उसमें हमारी आर्मी ने जो प्रोफेशनल तरीका अपनाया और जिस तरीके से उसका नेतृत्व ने समर्थन किया, उसकी तारीफ की जा रही है। और उसमें उसी बात की तारीफ की जा रही है सबसे ज़्यादा, जिसको राहुल गांधी एक दूसरा नारा बनाए हैं, जो उचित है वो करो, और जो उचित है वो किया जाए या करे सैनिक कमांडर। यही आज्ञा ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया था, जिसके कारण से मात्र 4 दिन के भीतर पाकिस्तान घुटने पर आ गया था। बात नरेंद्र सरेंडर की है। अब एक बार नरेंद्र फिर सरेंडर करते हुए राहुल के नज़र में दिख रहे हैं, और फिर वही डोनाल्ड ट्रंप, और फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील। और ट्रेड डील जो अभी तक जितने लोगों के साथ ट्रेड डील अमेरिका की हुई है, जितने देशों के साथ, जितने संगठनों के साथ उनकी ट्रेड डील हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी और बैलेंस ट्रेड डील भारत के साथ ही हो पाई है। हालांकि एक सूचना मैं आपको दूं कि बांग्लादेश में अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए कुछ ऐसा ट्रेड डील करने जा रहा है जो भारत से ज़्यादा बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये फ़ायदा दीर्घकालिक नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रेड डील भारत के साथ हुई, और उसके बाद राहुल गांधी 2 मुद्दों को ज़्यादा उठा रहे हैं। एक ये कि किसानों के साथ समझौता कर लिया गया, उसके प्रमाण नहीं दे रहे हैं, जबकि किसानों के वो मुद्दे जिनके कारण से ये ट्रेड डील इतना लंबा खिंचा, और साथ ही साथ कुछ डोनाल्ड ट्रंप की वो सोच जिसमें भारत को धमकी देकर के वो झुका सकते थे, वो नहीं झुका पाए। अंततः जैसे ही हमारा यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ और उन्हें सूचना लग गई कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, रूस और भारत की दोस्ती, साथ ही साथ ब्रिक्स में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, अमेरिका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने की सहमति देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं देखना उचित समझा। और फिर बात आगे बढ़ी और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी सूचना अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर दे दिया। और इसके बाद इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है कि सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से बताई जा रही हैं। सवाल ये है कि जब कोई एग्रीमेंट होगा तो उसका एक माध्यम होता है, या तो मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय बयान दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, या संसद में जब उसकी चर्चा हो तो उसकी जानकारी दी जाए। संसद में पूरे ट्रेड डील पर चर्चा करने की बजाय ये सिर्फ कहा जा रहा है कि हमको पूरे मुद्दे पर बात करनी है। प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो क्यों झुके। सवाल ये है कि जब आप पहले ही जिस बात को सिद्ध कर रहे हैं
अगर उसके अतिरिक्त आप कोई दूसरी चर्चा चाहते ही नहीं तो संसद में गतिरोध तो होगा ही। और गतिरोध की स्थिति यह है कि अब अनर्गल मुद्दों पर राहुल को नहीं ही बोलने दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। विपक्षी सांसदों ने साइन कर दिया है। विपक्ष को मनाने की कवायद चल रही है, लेकिन विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का गिरना स्वाभाविक है, लेकिन इतना न्यूसेंस और हाइप क्रिएट करके राहुल गांधी किसी भी तरह से अपने तरफ अटेंशन को या पब्लिक का ध्यान मोड़े रहना चाहते हैं और इसी बहाने वो सेंटर पॉइंट बने रहने देना चाहते हैं, ताकि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के सार्थक पहलुओं पर चर्चा न हो सके और साथ ही साथ भारत की आर्थिक स्थिति और जो बजट पेश किया गया है उसका दूरगामी परिणाम या उसकी रणनीति के संदर्भ में क्या कुछ सोचा जा रहा है, इस पर बात किया जा सकता था, सुझाव दिए जा सकते थे। अच्छी बात की तारीफ की जाती और जो बातें सही नहीं है उस पर सुझाव दिया जाता तो विपक्ष की भूमिका क्या होती। लेकिन सवाल यही है कि राहुल अगर एलओपी की भूमिका में वास्तविक रूप में जो परंपरा है संसद की उस भूमिका में होते तो उनकी भूमिका तो सिर्फ एक बिगड़े हुए, सचमुच में अब कहना पड़ रहा है, युवराज की ही तरह है, जो एक शाही खानदान से बिलोंग करता है, जिसको ये लगता है कि उसके अलावा शासन दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और अब तो 12 साल की स्थिति, एक तरह से वनवास की स्थिति काटने के बाद राहुल गांधी अराजकता, जिसको आप एनार्किज्म कह सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा के भी आगे जाना चाहते हैं। लोग तो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में इतना राहुल गांधी को झेला क्यों जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी को इतना झेला जाए कि राहुल गांधी को खुद भी सोचना पड़े कि आखिर में वो करें क्या, जिससे प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष नाराज हो और राहुल गांधी के खिलाफ सख्त तेवर या सख्त रवैया अख्तियार करें। और यही तो उनकी रणनीति है। इसलिए उनको इतना ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करने की आज़ादी देनी चाहिए जिससे राहुल अपने आप में बेदम साबित हो जाए, उनकी सार्थकता ही अपने आप में चैलेंज करती हुई दिखे। ये मान बैठा जाए कि वो एलओपी होते हुए भी वही बोलेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है देश से, और उतने ही समर्थक सोशल मीडिया पर या अन्य जगहों पर उनके दिखेंगे। और अगर इसी बात को वो साध रहे हैं तो उनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है, अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखना है। और अगर इतने में ही वो इस देश के लिए अपनी भूमिका अदा कर दे रहे हैं तो इस देश को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा शशि थरूर इस मुद्दे पर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन शशि थरूर को नहीं बोलने दिया गया। शशि थरूर कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो वास्तव में सत्ता पक्ष को घेर सकते थे, लेकिन तब तक बात आई कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। राहुल गांधी एक एलओपी की भूमिका में अपने को बताते हुए गंभीरता के साथ उनके साथ न्याय हो और उनका सम्मान किया जाए, लेकिन एक एलओपी नेता के तौर पर पिछले 10 दिनों से 10 में से 7 दिन तो राहुल गांधी सिर्फ यही कहते आए कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा। ये एक बहुत पुराना जुमला हो चुका है और ये ब्लेम गेम उनका अब बहुत कारगर नहीं दिख रहा है। लगता तो यही है कि आने वाले समय में वो कुछ और ऐसा रवैया अख्तियार कर सकते हैं जिसके कारण से संसद सत्र खत्म होने के बाद देश में सड़कों पर आपको बहुत कुछ ऐसा दिख सकता है जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न करे। लेकिन राहुल गांधी के इन कृत्यों को झेलने के अतिरिक्त दूसरे रास्ते पर अगर चला गया तो राहुल गांधी बिना मतलब ही हीरो बन जाएंगे और किसी भी कीमत पर उन्होंने जितनी अपनी भूमिका अब तक अदा की है वो हीरो बनाने लायक नहीं है। इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करने ही देना चाहिए। शायद राहुल के लिए प्रायश्चित के लिए ऐसे ही कृत्य करने की आज़ादी देना ही सबसे बड़ी उनके लिए सज़ा हो सकती है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ से सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।